Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about Security Exchange Board of India और उसके रिगार्डिंग हम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रेस्ट ऑफ द टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट हमने कॉल ऑप्शन तक डिस्कस किया था। कॉल ऑप्शन क्या था एक बार रिकॉल कर लेंगे हम कि यहाँ पर दो पार्टीज होती हैं, ऑप्शन होल्डर एंड ऑप्शन सेलर। तो एक सर्टेन फीस पे करने के बाद ऑप्शन सेलर जो है वो ऑप्शन होल्डर को ये ऑप्शन देता है कि फ्यूचर में आप जो है एक प्री डिसाइडेड प्राइस के ऊपर और एक प्री डिसाइडेड डेट के ऊपर एक सिक्योरिटी को, कोई भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को जो परचेज करें या ना करें, इस बात का ऑप्शन उसे दिया जाता है। प्राइस भी प्री डिसाइडेड होगा और एक प्री डिसाइडेड डेट होगी फ्यूचर की। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है कॉर्नरिंग। अब कॉर्नरिंग क्या होता है? कॉर्नर करना। अब कॉर्नर करने का मतलब ना कि जैसे सिक्योरिटीज डिफरेंट स्प्रेड है मार्केट में, तो सिक्योरिटीज को जो है वो कॉर्नर करके ना एक साइड पर कर देना। मींस यहाँ पर ना कुछ ऐसे पर्टिकुलर बायर्स होते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स होंगे या इंडिविजुअल होंगे या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होंगे, वो मार्केट से ना सिक्योरिटीज की सारी सप्लाई को जो है वो किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की जो है वो होल्ड कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, बाकी के जो और इन्वेस्टर्स हैं उनको उस सिक्योरिटी को परचेज करने में दिक्कत आती है। जैसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने लगभग मार्केट से जो है वो जितनी भी ऑफर की गई थी पब्लिक को, उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कॉर्नर कर लिया, परचेज कर लिया। तो अब उस टाइम पे क्या होगा, कोई और जो इन्वेस्टर है उसको परचेज करने में दिक्कत होगी क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होगी। जो बियर होते हैं, बियर का मतलब जो ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, उसको फ्यूचर में परचेज करने में दिक्कत आती है क्योंकि कॉर्नर हो चुकी होती है सिक्योरिटीज। नेक्स्ट टर्म है डीमैट। डीमैट की फुल जो फॉर्म होती है वो होती है डी मटेरियलाइजेशन। अब मटेरियलिस्टिक चीजें क्या होती हैं? जो पेपर फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, जिनकी फिजिकल फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ कह रहा है डीमटेरियलाइज कर दो, उल्टा कर दो, यानी मटेरियलिस्टिक फॉर्म खत्म कर दो तो उसकी डिजिटल फॉर्म ले आओ, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को सेल परचेज किया जाए डिजिटली। दैट इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन। और इसके लिए जो हम अकाउंट ओपन करते हैं उसको शॉर्ट में कहा जाता है डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट टर्म है यूरो बॉन्ड। बॉन्ड्स आपको पता ही है क्या होते हैं, जिनके ऊपर हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सिक्योरिटीज हैं ये भी, इसी तरह से डील किया जाता है इनमें, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही कुछ सिक्योरिटीज बॉन्ड होते हैं, बस बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। बट ये क्या है? यूरो बॉन्ड है। यूरो बॉन्ड क्या है कि जो यूरोपियन कंट्री के लिए रिगार्डिंग है, तो ये आउटसाइड द कंट्री जिनको इशू किया जाता है उन्हें कहा जाता है यूरो बॉन्ड। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कि शेयर्स मार्केट में ऐसी ट्रेडिंग करना कि जहां आप जो है वो कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन निकाल के उसके बेस पे शेयर्स को खरीद बेच रहे हो। अनपब्लिश इंफॉर्मेशन है जो कि जर्नल लोगों तक उसकी पहुंच नहीं है, लेकिन आपके पास वो इंफॉर्मेशन है, तो वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेस पे आप शेयर्स में बाइंग सेलिंग का काम कर रहे हो, तो दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। फिर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो ना बल्क में सिक्योरिटीज में बहुत सारी सिक्योरिटीज एक साथ परचेज करते हैं, बड़ी ज़्यादा अमाउंट की एप्लीकेशंस लगाते हैं। तो ये होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो म्यूचुअल फंड, बैंक, ये सारे जो है ना बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए जो है वो इन्वेस्ट करते हैं ये शेयर मार्केट में। देन कर्ब ट्रेडिंग। कर्ब ट्रेडिंग क्या होती है कि जब आप बिफोर या आफ्टर जो आपके स्टॉक एक्सचेंज के वर्किंग आवर्स हैं 9:15 to 3:30, उनके अलावा किसी टाइम में अगर ट्रेडिंग का काम करते हो तो दैट इज कॉल्ड कर्ब ट्रेडिंग। तो वो आपकी ऑफिशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, आप बिफोर या आफ्टर टाइम में कर रहे हो तो। फिर है लेम डक। तो लेम डक क्या है कि जब आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में असमर्थ हो जाते हो, पूरा नहीं कर पाते, आपको डिफिकल्टी होती है, तो दैट इज लेम डक। कि जैसे कि किसी बियर स्पेक्यूलेटर ने ये सोचा कि मैं ना आज सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ
कि मैं आपको फ्यूचर की एक डेट पर, जैसे कि आज हम बात करें, टुडे इज़ 5 दिसंबर, तो आज की जो डेट है, मैं सामने वाले से, अभी मेरे पास शेयर्स नहीं है, लेकिन मैंने किसी को ये कहा कि मैं आपको 15 दिसंबर को जो है वो ये शेयर्स दे दूंगी, और आपको प्राइस हम आज ही लॉक कर लेते हैं जो आज प्राइस चल रहा है। तो 5 दिसंबर को अगर प्राइस उस शेयर का चल रहा है 120 रुपीज़, तो ये प्राइस हम लॉक कर लेते हैं। मैं आपको 15 दिसंबर 2020 को शेयर्स प्रोवाइड कर दूंगी, 1000 शेयर्स। डील हमारी लॉक हो गई। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि ना भाई 15 दिसंबर को जब मैंने देने होंगे, तो उसके आसपास जो डेट जैसे ही आएगा 15 दिसंबर, उस टाइम पे शेयर्स का प्राइस डाउन चला जाएगा। तो मैं मार्केट से क्या करूँगी, शेयर का प्राइस मैं ये मान के चल रही हूँ कि 80 हो जाएगा, तो मैं 80 में उस शेयर्स को खरीद के, और जो मैंने डील लॉक की हुई है ना 120 में, क्योंकि वो लॉक हो गई है, तो यहाँ ध्यान दे वर्ड पर कि डील पहले ही हमने जो है वो फ्यूचर के लिए लॉक करके रखी हुई है कि आज प्रेजेंट प्राइस जो था उस टाइम पे 120 था, उसमें लॉक हो चुकी थी डील। तो मैं सोच रही हूँ मैं 80 में खरीद के उस दिन, और जो है 120 में सामने वाले को डिलीवर कर दूँ। लेकिन अगर मेरा ये प्रॉमिस पूरा करने से पहले, मतलब उस टाइम पे ऐसा हो जाए कि 15 दिसंबर की जैसी डेट आए, प्राइस जो है वो 120 की बजाय जो है वो बढ़ करके 140 हो जाए शेयर का प्राइस, तो अब तो मुश्किल हो गई कि 140 में लेके और फिर सामने वाले को 120 में देना पड़े। क्यों? क्योंकि आपने डील लॉक की हुई है। अब 15 दिसंबर को प्राइस घटे या बढ़े, आपको वो प्रॉमिस पूरा करना है। तो इस केस में तो आप प्रॉफिट में हो, जो आप सोच के चले थे एक्सपेक्टेशन, बट आपको लॉस भी हो सकता है। फिर या तो सामने वाले को लॉस सह के शेयर्स प्रोवाइड कर दो, या फिर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को डिले करो, सामने वाले को कहो कि मैं आपको कुछ दिन रुक के डिलीवरी दूंगा, और वेट करो आप कि प्राइस सेट होता है या नहीं, और तब तक उसको इंटरेस्ट पे करो जितने दिन आप डिले करते हो। तो ये लेम डक की सिचुएशन है कि जब आप डिफिकल्टी होती है आपको अपने प्रॉमिस को पूरा करने में। अब नेक्स्ट क्या है, ओड लॉट्स। ओड लॉट का मतलब होता है कि जो एक लॉट फिक्स होती है ना, कि एक पर्टिकुलर लॉट बनी होती है कि शेयर्स जो है ना वो 100 के मल्टीपल्स में, या 50 या 10 के मल्टीपल्स में ही जो है वो सेल किए जाएं, या उन्हीं में ही आप उनको खरीद सकते हो, उनके जो है एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो वो लॉट के अलावा अगर आप कुछ और डीलिंग करते हो ना, तो दैट इज ऑड लॉट। कि मेरे पास 100 शेयर्स हैं, वो ठीक है, वो लॉट जो है वो एक्सेप्टेबल है। कि जो आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 10 में है, मल्टीपल्स ऑफ 5 में है, 5 में है, इस तरह से ये स्पेसिफिक नंबर है। और ये जो लॉट्स हैं वो हर कंपनी की अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। कंपनी जैसे लूज में शेयर्स जो है ना, हम पहले जो क्राइटेरिया होता था कंपनीज का, वो यूँ नहीं था कि आप 1 या 2 शेयर्स जो है वो मंगवा लो, या 1 या 2 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दो। एक स्पेसिफिक लॉट होता है, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है तो एक लॉट में बांध के करती है, बंडल शेयर्स का, कि इतने शेयर्स का एक लॉट है, उसके लिए आप एप्लीकेशन लगाओ मिनिमम। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो प्राइस होता है वो 15,000 या उससे थोड़ा कम रहता है लगभग कंपनीज का। अब आपके पास देखो ऑलरेडी अगर 100 शेयर्स हो, कंपनी आपको 100 के ऊपर 2 शेयर्स जो है वो बोनस के रूप में दे दे, तो 100 शेयर तो आपके लॉट में है कि मल्टीपल ऑफ 10 है, मल्टीपल ऑफ 5 है। ये जो 2 शेयर्स है ना, ये ऑड लॉट में आ जाएंगे, क्योंकि ये उसका मल्टीपल नहीं बन रही जो कंपनी ने अपना लॉट सेट किया हुआ है। लेकिन अभी आजकल जो शेयर्स है ना, वो डिजिटली उनका खरीदना बेचना होता है, तो वहां आपको ये लॉट में बंध के रहने की जरूरत नहीं है। वहां आप कितने भी शेयर्स चाहो जब मर्जी बेचो, खरीदो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन है। तो ये ऑड लॉट टर्म अब के टाइम के हिसाब से जो है वो एक तरह से अबॉलिश हो गई है। अबॉलिश का मतलब एक तरह से खत्म हो गया ये बात। फिर नेक्स्ट है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन पढ़ा था अभी हमने, उसी का अपोजिट है ये पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन का मतलब यहाँ क्या है, वहां था कि आपको फ्यूचर में एक प्री डिसाइडेड प्राइस और प्री डिसाइडेड डेट पर परचेज करने और ना करने का ऑप्शन था। पुट ऑप्शन में आप सेल करें या ना करें उस सिक्योरिटी को, वो ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो यहाँ राइट मिलता है ऑप्शन होल्डर को कि वो सेल करे या ना करे अपनी सिक्योरिटी को एक पर्टिकुलर डेट और प्राइस के ऊपर। फिर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पढ़ चुके हो इसके बारे में कि ये बोर्ड बनाया गया है 1992 में जो है एस्टैब्लिश हुआ, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और डेवलपमेंट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की इसको बनाया गया है। देन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ऐसा कोई भी पेपर जो फाइनेंशियल क्लेम बताए वो सिक्योरिटी होती है, कि जो फाइनेंशियल क्लेम को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि शेयर्स हो गए, डिबेंचर हो गए,
सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए। स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग में अगर आप सिक्योरिटीज़ को देखो तो सिक्योरिटीज़ वही होंगी जिनका ट्रेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, यानी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहती है कि हमारे अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ वो हैं जो हमारे पास, हमारे वहाँ पर जिनकी बेचना खरीदना, जिसकी ट्रेडिंग चलेगी। मतलब सेविंग सर्टिफिकेट्स की वहाँ पर नहीं कुछ डील होता तो वो सेविंग सर्टिफिकेट को फिर इसमें काउंट नहीं करेंगे। देन है सेंसेक्स। ये आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, लिखा रहता है कि सेंसेक्स इतने पॉइंट से ऊपर गया, इतने से नीचे। तो ये जो सेंसेक्स है ना, ये एक इंडेक्स है। जैसे आपकी कॉपी में इंडेक्स बनाते हो आप, तो इंडेक्स में नंबर वाइज हम लिखते हैं ना सब कुछ, तो ये इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज का। टॉप 30 कंपनीज के शेयर के प्राइसेस अगर तो ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे सेंसेक्स आज ऊपर चला गया। अगर उन टॉप 30 कंपनीज के ओवरऑल शेयर प्राइस का एवरेज बिलो जाएगा, नीचे जाएगा शेयर प्राइस, तो हम कहेंगे कि आज सेंसेक्स नीचे चला गया। ये इंडेक्स किससे तैयार होती है? टॉप 30 कंपनीज से। और कौन सी टॉप 30 कंपनीज? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। अब सेंसेक्स के बाद होता है निफ्टी। निफ्टी को आप यहां से डिनोट करो कि निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज के शेयर प्राइसेस के हिसाब से बताते हैं कि ये जो है निफ्टी जो है वो ऊपर जा रहा है या नीचे। और यहाँ टॉप 50 कंपनीज किसकी होती हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज होती हैं यहाँ। फिर उसके बाद होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब वही है कि आपके पास सिक्योरिटी अभी है नहीं और आपने वैसे ही प्रॉमिस कर दिया सामने वाले को कि मैं आपको ये सिक्योरिटी इन फ्यूचर दे दूंगा। वही बियर वाला बात हो गई कि आप ये सोच के चल रहे हो कि फ्यूचर में कम होगा प्राइस और मैं बाहर से कम में खरीद के इसको दे दूंगा। ये हो गई शॉर्ट सेलिंग। उसके बाद है स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेटर कहते हैं कि वो पर्सन है जो एक्चुअल में सेल परचेज नहीं करना चाहता सिक्योरिटीज़ की। वो सिर्फ मार्केट में एप्लीकेशन लगा देता है, जैसी उसको सिक्योरिटीज अलॉट होती हैं वो उनको बेच देता है। तो उसका काम सिर्फ ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लगाऊं ताकि डिमांड ज़्यादा दिखे मार्केट में और प्राइस बढ़ जाए, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा मैं बढ़े हुए प्राइस पर बेच दूंगा। तो ये होता है स्पेक्यूलेटर। तो स्पेक्यूलेटर जो है ना, उसको जो एक ऑफिशियल हम नेम दें तो उसको हम नेम देते हैं स्टैक का, कि एप्लीकेशन भेजना और एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टैक जो होगा वो एप्लीकेशंस भेजता है, और जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं वो आईपीओ में ना करके भी नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं, सिक्योरिटीज में बार बार खरीदना बेचना करते हैं। दीज आर कॉल्ड स्पेक्यूलेटर्स। और स्टैक जो होता है वो पर्टिकुलरली एप्लीकेशन लगाता है ताकि मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सके नए शेयर्स की। फ्रेश इशू होता है जब तब। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी, इसको ध्यान से पढ़ लें ताकि केस स्टडीज आपकी अच्छे से सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच।